समाज का यूज अपने राजनीतिक दल वो कैसे यूज करते हैं, वो आते हैं अपने मुखौटे लगा के, हमारे समाज का कोई बंदा लेंगे, हमारी बस्तियों में घुमाएंगे, उस बस्ती के लोग समाज का व्यक्ति का चेहरा देख के उसके नाम पे वोट दिलवा देते हैं। क्योंकि भाई अपनी समझ है उनकी, और चूंकि देख रखा है कि किस पार्टी ने उनके लिए क्या किया है। हमारे यहाँ बाराबंकी में 3-4 जगह कांसीराम जैसे साहब के नाम पे जो कॉलोनी बनी, हजारों लोग उसमें रह रहे हैं, और उन हजारों लोगों में ऐसा नहीं कि एक जात विशेष के लोग, सारे समाज के लोग। नीचे जाइए तो आप देखिए कि सारे ठेले खुमचे, कोई क्या, कोई रिक्शा, कोई ऑटो, कोई इस तरह से। तो इसका मतलब है कि सारे गरीब लोगों को मिला है जो ज़रूरतमंद थे। है क्यों? क्योंकि लग रहा है कि ये ऐसा ना हो कि ये एक बड़ा दलित मुस्लिम का कहीं कॉम्बिनेशन अगर बैठ गया तो ये बहुत पार्टियों को भारी पड़ेगा, बहुत लंबा भारी सरकारी, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। एक सवाल ये भी रहता है कि मीडिया हमारा कभी नहीं रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, वो हमारा कभी नहीं, वो हमारे मीडिया माफिया कांसीराम साहब का कहना था, तो वो तो हमेशा हमारे खिलाफ रहे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ दीप भाई मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। दीप भाई, जिस तरह से आपने बताया बसपा ने जो मॉडल यूपी का बनाया, उसके बाद समाज को जो भागीदारी दी, चाहे वो अंबेडकर पार्क हो, इको गार्डन हो, चाहे नोएडा हो, इन पार्कों में लोगों को रखा। फिर उसके बाद सरकार बदलती है, मगर कर्मचारियों की भर्ती और कर्मचारियों का विकास, आरक्षण में प्रमोशन ना होना, कैसे देखते हैं? देखिए, ये दुखद बात है कि मैं फिर उसी सामाजिक बिंदु पे आ जाऊंगा कि हमारे समाज के जो लोग जागरूक हैं, ये जिम्मेदारी पहले उनकी बनती है कि हमारे समाज के जो लोग जागरूक नहीं हैं उनको सही बात बताएं जी, कि किस सरकार से आपका भला होना है और कौन सी सरकारें या कौन से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो आएंगे और सिर्फ बातें करके और चले जाएंगे। क्योंकि जैसे इस सरकार की बात कर लें, इनको दिखाने पे बड़ा फोकस इनका रहता है, काम हुआ या नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है, बस हवाई महल बनाने में इनका सारा जोर रहता है जी। तो आप देखिए कि धीरे धीरे आज निजीकरण इस तरह लागू हो रहा है कि सारे विभाग जितने भी रिक्त होते जा रहे हैं, जो लोग रिटायर्ड होते जा रहे हैं, उनके बाद नियुक्तियां नहीं हो रही जी, पूरी तरह से ठप पड़ी है। मैं जैसे आपने बात किया कि आपकी नौकरी, तो मैं जब तक जैसे पढ़ाई कर रहा था उस समय भी देखता था कि इतने फॉर्म आज निकल आए, आज इस विभाग की इतनी नौकरियां आई, इस विभाग भी निकालते, लेकिन आज कहीं दिखता नहीं कि नौकरी हुई है। अच्छा। अभी शिक्षा के ये पुलिस भर्ती आई, पुलिस भर्ती में आप समझिए देश भर से लाखों लोगों के फॉर्म आए, सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ होगा जी, अरबों रुपए का। और उसका जो है, अब देखिए आपके इसका डिसीजन कब आता है, कब भर्तियां होती, कब, ये तो बताएगा, समय बताएगा, लेकिन अभी तक जो हुई है चुनाव से पहले ना, अब तो खैर 24 से चुनाव से पहले क्या होगा, अभी बजट भी आ गया, लेकिन आप इस नौकरी कैसी होंगी ये हमको थोड़ा देखना चाहिए जी। 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें हमारे हक अधिकार किस तरह से मारे गए, ये आज भी मसला, ये इको गार्डन में हमारे लोग बैठे हैं और भोग रहे हैं, मामला विचाराधीन है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे खुद कहा था कि ये गलत हुआ और इसका सलूशन होना चाहिए। हम दीप भाई से बात कर रहे थे, मैं इसीलिए ऐसे लोगों को चुनता हूँ। मैं आया था इनसे वाल्मीकि समाज की बात करने के लिए। ऑटोमेटिक ये सामाजिक व्यक्ति हैं, इनका मानना सिर्फ ये नहीं है कि एक पीढ़ा से वाल्मीकि समाज का है, इन्होंने कई ऐसे मामले हैं जिनमें अन्य समाजों की भी बात उठाई, और वहाँ पे अब युवाओं की भी ये बात कर रहे हैं 69,000 भर्ती पे। इन्होंने अभी शुरुआत, हमारे पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि आप एमएलए साहब और एमएलसी साहब का वीडियो सुन लीजिए जी, जिनका नाम है रसड़ा के विधायक जी हैं उमा शंकर जी, और दूसरे भीमराव अंबेडकर जी जो एमएलसी हैं। सर, जिस तरह से समाज अब 2024 का चुनाव आ रहा है, तो समाज को किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे बाबा साहब ने एक अधिकार हमें दिया है जी, हम कई बार इसका मिसयूज़ करते हैं और इसका परिणाम हमें ही भुगतना होता है जी। हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो 10 ठेले देख लेते हैं कि किस पे सबसे अच्छी सब्जी है, सबसे वो लेते हैं। कपड़े खरीदने गए, उसमें मोल भाव कर लिया, ये देख लिया, वो देख लिया।
इस तरह कुछ भी हम अपना जब भी कुछ अगर आता है कि हमारे पास विकल्प में कई चीज़ें हैं तो हम अच्छी तरह से देखते हैं। लेकिन आज चूँकि अब राजशाही तो रही नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब हमारी चुनने की बात आती है, सरकारें हम लोग चुनते हैं, पब्लिक चुनती है जी। तो जब हमारी चुनने की बात आती है तो हमारे समाज के लोग या अन्य राजनीतिक दलों के लोग आते हैं, बरगलाते हैं। हमारा चूँकि जानते हैं कि ये एक बड़ा वर्ग है, बड़े देश भर में फैला हुआ समाज है और इसकी एक अच्छी खासी भागीदारी है, मतलब संख्या है, भागीदारी तो नहीं है लेकिन संख्या है और उस संख्या का यूज़, इसलिए चुनाव चिन्ह आपका व्यक्ति बन जाता है। समाज का यूज़ अपने राजनीतिक दल वो कैसे यूज़ करते हैं, वो आते हैं अपने मुखौटे लगा के, हमारे समाज का कोई बंदा लेंगे, हमारी बस्तियों में घुमाएंगे, उस बस्ती के लोग समाज का व्यक्ति का चेहरा देख के उसके नाम पे वोट दिलवा देते हैं। आप हमें ये बताइए, जब समाज के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके बाद जब सरकार उनकी बनती है तो उस व्यक्ति को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? जी, सवाल देखिए, अब ये बढ़ाया क्यों नहीं जाता है, ये हमारे उन लोगों को सोचना चाहिए जो जागरूक हैं। क्योंकि जो हमारे समाज के जो भाई उतना जागरूक नहीं है या इन सब चीज़ों से ज़्यादा वास्ता नहीं रखते हैं, उनको तो भाई इतना नहीं पता है। लेकिन जो लोग जागरूक हैं, जिनको पता है, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो ऐसे लोगों को पहले ये तो उनको पता है कि कौन सरकार करेगी कि नहीं करेगी। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, मेरी कई लोगों से बात हुई जो अन्य पार्टियों में हैं, या कुछ लोग इसी पार्टी में हैं, मतलब जो सरकार चल रही है भाजपा सरकार में, मतलब भाजपा में भी कुछ हमारे समाज के लोग हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ तो कहता भाई राजनीति करने के लिए तो ठीक है, लेकिन काम यार बहन जी की जब सरकार आएगी तभी होगा। देखिए, हर व्यक्ति का या हर राजनीतिक दल का वो क्यों सोचता है कि बहन जी को अपने साथ मिलाना चाह रहा है? क्योंकि उनका जो वोटर है वो मतलब इस तरह की सभाओं में नहीं जाता है कि हाई फाई कार्यक्रम बने हों या सेमिनार हों, इस तरह के कार्यक्रम वो अटेंड नहीं करता है जी। उनका बहन जी का वोटर वो है जो आम जिंदगी जीता है और अपने परिवार को की देखभाल उनकी एक प्राथमिक जिम्मेदारी रहती है जी। और हमारे जो अन्य राजनीतिक दल हैं या हमारे समाज के लोग वो उन चेहरों पे ज़्यादा फोकस करते हैं या जो दिखते हैं सिर्फ जी। अच्छा, मैं बात कर लूँ, लखनऊ से जुड़ा हुआ ज़िला बाराबंकी आपका आगमन रहता है, तो बाराबंकी में क्या देखते हैं, बसपा को क्यों किस तरह से देखते हैं? बसपा, जैसे बसपा की बात करो तो क्या चीज़ वो आता है तुरंत, जैसे कहते हैं कि कोई चीज़ की बात करो तो सामने नज़र आने लगता है कि ये चीज़ें जी। तो बसपा को देखकर क्या मतलब आइडियोलॉजी उनके अंदर जिंदा, क्या बातें उनके अंदर आती है जहन में? देखिए, हमारे समाज के लोग जैसे अभी तक तो खैर भोले वाले हैं, ज़्यादा उतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन अब जो मैंने जैसे अभी कहा कि पिछले 10-12 सालों में जो नई पीढ़ी, एक नया वर्ग हमारे बीच में आ गया, जो पढ़ लिख के जो ग्रेजुएट किया है या पीजी कर रहा है या और काम कर रहा है, या सामाजिक तौर पे उनकी थोड़ी बुद्धि विकसित हुई। पहले चूँकि कार्यकाल बहन जी का देखा है, जो हमारे सीनियर लोग हैं उन्होंने, और जो आज मौजूदा व्यवस्था चल रही, जो मौजूदा सरकार है, उन दोनों के कंपैरिजन करते हैं तो उसमें उनकी सोच देखिए कि भले उनकी किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी अच्छे और बुरे की समझ कैसी है ये लोगों को अब समझ में आ रहा है। और उनके जो बातें आप सुनेंगे तो कई बार लगता है कि यार तो पढ़े लिखे हुए व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है। जब इस तरह बात करता है कि भैया आज से 10 साल पहले तो इस तरह का जब काम कर दिया बहन जी ने, अगर आज सत्ता होती तो सोचो क्या करती। अक्सर ये बात कही जाती है ना, या अगर जिस तरह से ये सरकार डबल एक बार फुल मेजोरिटी में आने के बाद दूसरी बार सरकार चला रही, अगर बहन जी की सरकार इस तरह हुई होती कि 2000 अगर दूसरी बार भी उनको फुल टाइम मिल जाता काम करने के लिए, तो इस तरह की जो बात कहते हैं तो आप मतलब कई बार एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इस तरह की गूढ़ बात कह देंगे। लेकिन उनकी भाई अपनी समझ है उनकी, और चूँकि देख रखा है कि किस पार्टी ने उनके लिए क्या किया है। हमारे यहाँ बाराबंकी में 3-4 जगह कांसीराम जैसे साहब के नाम पे जो कॉलोनी बनी, हज़ारों लोग उसमें रह रहे हैं, और उन हज़ारों लोगों में ऐसा नहीं कि एक जाति विशेष के लोग, सारे समाज के लोग। नीचे जाइए तो आप देखिए कि सारे ठेले खुमचे, कोई रिक्शा, कोई ऑटो, कोई इस तरह से। तो इसका मतलब है कि सारे गरीब लोगों को मिला है जो ज़रूरतमंद थे। आज 2-2 कार्यकाल बीत गए हैं, उसके बाद उन लोगों का वापस से क्या हुआ? बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं आपसे और दीप भाई पूछना चाहूँगा, माइनॉरिटीज़ की बात कर लेता हूँ। आपकी तरफ भी बाराबंकी साइड जाने तो मुस्लिम एरिया बहुत जी जी।
एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे आपने भी हमको बताया था जी सदन का। जी जी उस वीडियो पे भी मुझे बात करनी थी, 12 बजे की बात। जी। उस वीडियो को आप कैसे देखते हैं और क्या नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? हाँ, अब देखिए जैसे जो लोग कह रहे थे, माइनॉरिटी है जो अब बसपा के साथ खड़ी हो रही है। जी बिल्कुल। क्योंकि जो बात इंडिया एयरलाइंस के साथ हो रही थी वो कहीं ना कहीं गलत हो गई, क्योंकि अब इंडिया एयरलाइंस कोई समर्थन नहीं आ रहा है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, बसपा 151 सीटों पे अभी तक गठबंधन का रास्ता बना चुका है। उनका जो गठबंधन है उस पर भी हम बताएंगे जी। तो जैसे अगले वीडियो में जिस वीडियो की बात कर रहे हैं आप, उस वीडियो में निकल के क्या आ रहा है कि एक तरह से बहन जी को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस वर्ग के खिलाफ है वो जी। जिस तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है कि बहन जी देखिए, और कमाल की बात देखिए वो लोग इसको ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं जी। अब जैसे सोशल मीडिया आप चलाएंगे, ट्विटर वगैरह या फेसबुक वगैरह, आप देखिए कि उन पेजों से बहन जी का वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसका मतलब कि उस बात को बहन जी ने, वो एक संवैधानिक बात थी कि वहाँ पे अगर इस टाइम में सदन नहीं चल रहा है तो चूँकि सरकार के आम जनता के पैसों से सदन चलते हैं और काफ़ी खर्च होता है, तो बहन जी की सोच थी कि जिस समय उनका ये उस बात को खिलाफत नहीं कर रही थी कि आप इस तरह से चले जाते हैं, और उनका मकसद ये था कि जिस समय आप जा रहे हैं वहाँ पे तो सदन चलाने के लिए किसी को अपॉइंट करके जाएं, ताकि जो सरकार, जो जनता के पैसों से सदन चल रहा है उसका नुकसान ना हो। इस तरह से सर्कुलेट किया जा रहा है कि बहन जी इस चीज़ के खिलाफ हैं। हाँ, तो ये जहन में डाला जा रहा है, क्योंकि लग रहा है कि ये ऐसा ना हो कि ये एक बड़ा दलित मुस्लिम का कहीं कॉम्बिनेशन अगर बैठ गया तो ये बहुत पार्टियों को भारी पड़ेगा, बहुत लंबा भारी सरकारी, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले 2019 और 24 का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो तमाम जो 38 सीटों पे बसपा लड़ी है, जिसमें 10 पे विजय हुई और 27 सीटों पे सेकंड आई है, वहीं 2014 में एक भी बसपा की सीट ना होके उस सीटों पर बसपा सेकंड पे रही। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का सपोर्ट ना होने के कारण 19 और 14 के आकलन को आप चेक कर लीजिए, मैं आपको साइड बता दे रहा हूँ, रिजल्ट यूनिवर्सिटी पे जाकर, तो आपको काफ़ी पिक्चर दिखेगी कहाँ पे किसका समर्थन नहीं मिला। जब बसपा वहाँ पे लड़ रही है और सपा कई सीटों पे दूसरे नंबर पे रही, अगर वो वोट बैंक अगर बसपा के साथ जुड़ रही थी तो ऑटोमेटिक वहाँ से व्यक्ति जुड़ रहा था, और तमाम माइनॉरिटी सीट भी थी उसमें, ये भी मैं आपको बता दूं भैया। और एक ये जो वीडियो है पहले आप पूरा देख लीजिए कि क्या हुआ था इस मामले में और मायावती जी की क्या राय थी। The BSP Supremo Mayawati hit out at the Rajya Sabha Chairman Hamid Ansari, accusing him of deliberately being absent from the House after noon. आप उनका जवाब सुन लीजिए, पहले आप उनकी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। 12 बजेंगे आप उठ के चले जाएंगे, 12 बजे के बाद रोजाना हाउस नहीं चल रहा है। नहीं, आप हाउस के चेयरमैन हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि 12 बजे के बाद हाउस ऑर्डर में आप बैठ जाइए, ये प्रश्नकाल चल रहा है। कौन करेगा? हैं? आप रोज 12 बजे उठ के चले जाते हैं और हाउस चलता नहीं है, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रश्नकाल चलने दीजिए प्लीज। कैसे हाउस चलेगा ये? प्लीज प्रश्नकाल चलने दीजिए। ये क्या 12 बजे के बाद हाउस नहीं चलता है? कौन करेगा इसकी व्यवस्था? हाउस ऑर्डर में चलना चाहिए। हाउस सबके सहयोग से चलता है और चलेगा। इसकी जिम्मेवारी आपकी है, ये आपको देखना है। थैंक यू। नहीं तो इसका फैसला हो जाना चाहिए पहले। थैंक यू। 12 बजेंगे फिर आप नजर नहीं आएंगे, हम इसका फैसला पहले हो जाना चाहिए। अरे आप बैठ जाइए, ये क्या कर रही हैं? नहीं, देखिए आप बहुत सीनियर लीडर हैं, प्लीज प्रश्नकाल चल रहा है, जवाब आने दीजिए। पिछले कई दिनों से हाउस नहीं चल रहा है, 12 बजे के बाद आप चले जाते हैं और हाउस एडजॉर्न हो जाता है। तमाशा हुआ था 1-1 घंटे के लिए, 4 बार तमाशा होता है। इस तरीके से ये कैसा राज्यसभा है, ये कैसा हाउस चल रहा है? ये आपकी जिम्मेवारी है कि हाउस ऑर्डर में चलना चाहिए। अभी तो आप हाउस चल रहा है, आप उसको चलने दीजिए। देखिए वो प्लीज अपनी जगह चली जाइए वापस। टेलीविजन कैमरा नहीं,
आप लोग सतीश जी प्लीज। हाउस इज adjourned till 12:00 hours। क्योंकि जब लगभग 11:30 बज रहे थे, मुझे मालूम था 12 बजने वाले हैं। जैसे 12 बज जाएंगे तो जो चेयरमैन है वो चले जाएंगे और उसके बाद उपसभापति आ जाएंगे। तो जो पिछले कई दिनों से ये जो ड्रामा चल रहा है वो फिर ठीक है। जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा तो मायावती जी का ये कहने का मतलब नहीं था कि कोई 12 बजे के बाद नमाज पढ़ने जा रहा है उसके लिए रोक टोक नहीं। सदन को इस ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि विपक्ष की भी बात की सुनवाई हो। उस समय मामला चल रहा था प्रमोशन में आरक्षण का बिल जी। तो उस मामले पे सदन में सुनवाई नहीं हो रही थी। मायावती जी हैं, यही वो नेता हैं जो सदन को आपके मामले पे सदन को छोड़ के चली जाती हैं और तमाम बहुजन संगठन बनाने वाले लोग आज समाज को बेचने का भी काम कर रहे हैं। जैसा कि दीप भैया बता रहे हैं। दीप भैया, तमाम बहुजन संगठन हैं, चाहे जय भीम के नारे लगा रहे हैं, उसमें बसपा में फ़र्क क्या है? वो कह रहे कि बहन जी बी पार्टी हैं, बहन जी सौदा करके बैठी हैं, ईडी सीबीआई का डर है। आप इसको कैसे देखते हैं? इसी बात से शुरू करता हूँ कि ईडी और सीबीआई का डर है। जी देखिए, बहन जी के बारे में केसी त्यागी जी ने एक बात कही थी, मेरे पास वीडियो है छोटा सा शायद। केसी त्यागी जो जेडीयू के सर्वोच्च नेताओं में हैं जी, और बिहार से उनका ताल्लुक है, हमारे उत्तर प्रदेश से भी नहीं हो और बहन जी से मतलब राजनीतिक तौर पे तो उस पार्टी के तौर पे तो उनका जुड़ाव भी कोई नहीं। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जब, हालांकि जो उनके कुछ और भी बात है कि देवी देवताओं से भगवानों से नहीं डरती तो ईडी सीबीआई से क्या डर रहेंगी। जी, मतलब एक बात कह रहे थे, वो अपनी बात कह रहे थे कि किसी नहीं डरती हाँ। है। तो ईडी सीबीआई क्या है? हाँ। और भाई बहन जी आज हमारे घरों में आज 2024 में हम लोग खड़े हैं और हमारे घर की लड़कियों से अगर कह दिया जाए या अगर कोई लड़की चाहे कि 10 बजे के बाद लाइए जाए, अकेली चली जाए, तो हमारे घर में, आपके घर में आज भी मना कर देंगे कि बिटिया नहीं तुम नहीं जाओ। आप सोचिए कि 70 और 80 के दशक में बहन जी उस समय पे लालटेन और ये टॉर्च लेके जो है जिस तरह से मूवमेंट को आगे बढ़ाई हैं, तो ऐसे लोगों को किस बात कब कैसे सोच लेते हैं कि कोई वो शख्सियत डरने वाली हो सकती है? जी, जब तब नहीं डरी तो अब क्यों डरेंगे? हाँ, ये बात बहुत ही बढ़िया बात दीप भाई ने रखी कि जब बामसेफ की बैठकें होती थी, मानवर साहब ने जो बामसेफ बनाया था, मैं तमाम बामसेफ की बात नहीं कर रहा हूँ, आज वो खुद भी भटके हुए हैं। मैं ये खुला कह रहा हूँ, ये बामसेफ 50 विभागों में बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं लालच के लिए, कहीं गणना के लिए, कहीं ना कहीं अपने मन के लिए ये बामसेफ, जो कई बामसेफ हैं वो बढ़ चुके हैं। वो बसपा का, पहले बसपा के साथ थे, अब बसपा से अलग हो चुके हैं। मैं बामसेफ बसपा की वाली बात करूं तो उसमें बताया जाता था कि बहन जी मीटिंग में गई, वो इकलौती नेता होती थी महिला में, बाकी सब पुरुष होते थे। रात दिन भर मीटिंग करना, फिर रात में बताया गया कि बेचारी वहीं कपड़े धुल के उनको उस कमरे में सुखाना है और सुबह वही पहन के जाना। एक आदमी के, एक महिला के अंदर डर होता, परिवार का साथ भी छूट जाना उस समय। जी जी, क्योंकि आप समाज की लड़ाई की लड़ने जा रही थी। तो इसी बात को कह रहा हूँ कि जो लोग आज कह रहे हैं कि बहन जी डर गई, तो वो बहन जी कैसे डर सकती हैं जब उन कंडीशन में नहीं डरी, तो आज क्यों डरेंगी? जबकि आज अगर, हालांकि उनकी उम्र भी हो गई है, हमारे आपकी घर की महिलाएं अगर इस उम्र में अगर कोई बात आ जाए तो हम लोगों के लिए शर्म की बात हो जाएगी कि यार मम्मी जो है जाएंगे इतनी रात में सामान लेने के लिए, है ना। लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहन जी उसी 20 साल पहले वाली बहन जी हो जाएं। जी, ये हमको आपको समझना चाहिए कि बहन जी अभी भी जो उनके सामर्थ्य है उसके अनुसार काम कर रही हैं। जी, ठीक है। और एक सवाल ये भी रहता है कि मीडिया हमारा कभी नहीं रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है वो हमारा कभी नहीं, वो हमारे हमेशा मीडिया माफिया, जी, कांचीराम साहब का कहना था जी। तो वो तो हमेशा हमारे खिलाफ रहे। वो तो आप देखिए, मैंने अभी जिस बात को जिक्र किया कि वो वीडियो कौन सर्कुलेट कर रहा है, हाँ, हामिद अंसारी साहब के बारे में, जो हालांकि वो चेयर पे हैं, हाँ। और उस चेयर को वो संबोधित कर रही हैं, लेकिन वो किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि देखो ये तो क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समाज का वोट है वो बसपा की तरफ में जुड़ जाए। जी, अच्छा, एक चीज़ है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं भाजपा फेल हो रही है। क्योंकि मैं आपको एक इस वीडियो पे दिव्य एक बात बता दूं, उससे पहले है जो एक पुराना वीडियो चलाया करते थे,
मायावती जी बोल रही हैं कि मैं इनके साथ नहीं, मैं इनके साथ चली जाऊंगी जो इसके साथ होगा। तो अब वो वीडियो लोग जान चुके हैं, तो ये अब जानबूझ के दूसरा ट्रोल वीडियो चला रहे हैं, पुराने वीडियो यही चलाते हैं। इनके पास नई बातें तो रही नहीं, ये सरकार पे आवाज़ उठा नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी मजाल नहीं, क्योंकि उनके मठाधीश इनको पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बात अक्सर रही है। बिल्कुल जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आज हम इन सब चीज़ों जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बसपा को ही नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम होते हैं जी। और रही बात कि नए नए संगठन या राजनीतिक दल बनने की, तो मेरा कहना है कि आप भाई लोकतंत्र है, 50 संगठन या राजनीतिक दल बनाए, कोई नहीं रोकेगा जी। लेकिन मेरा अपने समाज के लोगों से ये कहना है कि आप देखिए कि जब भी कोई नई पार्टी बनती है तो उसमें नुकसान किसका होता है, किसके वोट काटने के लिए वो आते हैं बीच में। बिल्कुल। आप जैसे इस देश में 2 ही व्यवस्थाएं हैं, तो एक वर्ग वो किसी भी हालत में भाजपा को नहीं छोड़ेगा, ये तय है। अब आप ये बात जो कह रहे हैं, जब आपके समाज का वोट बटेगा तो आपको हिस्सेदारी कहाँ मिलेगी? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो सरकार ही नहीं बनाएंगे तो हिस्सेदारी की बात तो पीछे छूट गई जी। जब सत्ता ही में ही नहीं है। और जब सत्ता में हो के जो आपने जैसे पिछले वीडियो में बताया कि आपके समाज का व्यक्ति जो नेतृत्व कर रहा है, राजमंत्री है, वो आपकी आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है कि आप जहाँ की जैसे हाथरस का आपने जिक्र किया, तो हाथरस में ही जिला हमारे देखे संयोग देखिए कि हमारे ही समाज का व्यक्ति सांसद है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और किस तरह का उनका बिहेवियर रहा है जी। तो उनको तो वो हम ऐसे देखिए, हमारे समाज के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों का खुले तौर पर विरोध करें जो हमारे समाज के साथ लेके चलने को तैयार नहीं है। क्योंकि उस व्यक्ति को भी तब पूछा गया जब हमारा समाज वहाँ पे बहुतायत में है या उसका प्रभाव है समाज का। वो अकेले उस व्यक्ति की देन नहीं है, उस व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार अच्छा, एक चीज़ और भी है ना इसमें, पश्चिम में सपा बिल्कुल कमज़ोर है जी, क्योंकि उधर है जो यादव वोट है जी, और बसपा है जो पश्चिम में बहुत मजबूती से आ रही है, और माइनॉरिटी का कहीं ना कहीं लगाव बसपा की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह का प्रोपोगंडा चला के बिल्कुल वो समाज को, और जो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, सिर्फ दलित मुस्लिम में ही नहीं टकरार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, दलितों में भी बंटवारा करने की प्रोपोगंडा अब वो चलाने लगे हैं, और शायद न कहीं जल्दी कुछ प्रोपोगंडा लाने वाले भी हैं। मगर हमें और आपको सोचना है बिल्कुल कि हमें जाना कहाँ है राजनीतिक तौर पे, सतर्क रहना है बस। बिल्कुल, कुछ करें ना करें, सतर्क भी जरूर रहें और जाने किसको हमें प्राथमिकता देना है। मिशन एक दूसरी चीज़ होती है, और राजनीतिक तौर पर सहयोग करना और जिम्मेदारी के साथ काम करना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और बसपा ने वो काम किया है, और सभी समाज के एमएलए एमएलसी भी बनाए, और वो जो व्यक्तियों के बनाए वो कोई मठाधीश नहीं है, कोई अमीर नहीं है, बिल्कुल वो नीचे से ज़मीन से जुड़े लोग रहे, उनको बनाया, और आज वो लोग उनके साथ नहीं खड़े हैं। तो बसपा पे सवाल सब लोग करते हैं, मगर जो दूसरी पार्टियों में बैठे हैं उन पे कोई सवाल नहीं कर रहा। समाजवादी पे कोई सवाल नहीं कर रहा है कि वो जो गारंटी की बात कर रहे थे, तो उनके साथ सर अब वो पार्टियां ही नहीं हैं जिनके बल पे वो थे। तो 2024 के चुनाव में आपको तय करना है, आपको सोचना है कि आपको जाना कहाँ है। हमारे पीछे आप अंबेडकर पार्क देख रहे हैं, जिसमें हर समाज के लोगों को जोड़ा गया और हर समाज को भागीदारी भी मिली है जी। और बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और अगर कोई क्वेश्चन दीप जी से अगर आपको है तो हमारे इस वीडियो में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम फिर से इनसे वीडियो करवा लेंगे। भला इनके पास समय कम होता है, मगर हम इनसे उस बात पे ओपिनियन भी ले लेंगे। नहीं तो दीप भैया आपके उस कमेंट पे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।